हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर फिजिक्स और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें उसका नाम पता होना चाहिए। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें पहला वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट की कंडीशन में हैं और हम उनकी स्टडी कर रहे हैं तो वो पूरी की पूरी स्टडी जो होती है वो आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। अगर कुछ चार्जेस है जो रेस्ट की कंडीशन में लगे हुए हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर पोटेंशियल और उस पर जितनी भी चीज़ें होगी वो सारी की सारी स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर करेंगे। अब जब हम यहाँ पर हमने दो वर्ड्स सर्च कर लिए, एक इलेक्ट्रिक चार्ज और एक रेस्ट, इन दोनों का भी मीनिंग हमें पता होना चाहिए। रेस्ट जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि रेस्ट का मतलब क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो हम उसे रेस्ट में कहते हैं। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पर। ये हमारे लिए न्यू टॉपिक है। प्रीवियस क्लास में हम रेस्ट तो पढ़ चुके हैं, पर इलेक्ट्रिक चार्ज अभी हमें पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए हमें जो शुरुआत करनी होगी वो हमें अपने आसपास की चीज़ों से करनी होगी। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे मिलके बनी हुई है? मैटर से मिलके बनी हुई है। जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास वो किससे मिलके बनी हुई है? मैटर से मिलके बनी हुई है। और मैटर जो है वो बहुत से एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बना होता है। आप जनरली जानते हैं कि कोई भी मैटर है वो एटम से मिलकर बना हुआ है और एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीन एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बना होता है एक एटम। और मैटर जो होता है वो बहुत से एटम से मिलकर बना होता है और एटम के अंदर मेनली बेसिकली तीन टाइप के एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम बात करते हैं मैटर। मैटर के पास कुछ मास होता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही है उनका कुछ ना कुछ मास है। अब जब हम बोल रहे हैं कि जो मैटर है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी कुछ मास होगा, प्रोटॉन के पास भी कुछ मास होगा और न्यूट्रॉन के पास भी कुछ मास होगा। अब अगर हम इनके मासेस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। और न्यूट्रॉन के पास भी जो मास होता है वो नियरली होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब क्योंकि इन पार्टिकल्स के कुछ मास है तो इनके मास की वजह से इनके बीच में एक फोर्स वर्क करेगा, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अगर दो बॉडीज़ है जिनका कुछ मास है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। अब जब हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इनका कुछ मास है तो इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा। तो चलिए अब हम उस ग्रेविटेशनल फोर्स की स्टडी करते हैं। हाँ, तो अब हम स्टडी कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन हम ले लिए हैं जिनको 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख दिया है। क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है तो इनके मास की वजह से इनके बीच में एक फोर्स वर्क करेगा जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम हमें जनरली क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है F = G m1 m2 अपॉन में r²। ठीक है, जहाँ पे m1 क्या है? m1 मास होता है पहले ऑब्जेक्ट का और m2 जो मास होता है वो दूसरा ऑब्जेक्ट का। क्योंकि हमने यहाँ पर पहला ऑब्जेक्ट भी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल लिया है और दूसरा ऑब्जेक्ट भी हमने कौन सा लिया है? इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल लिया है और हमने दोनों को 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर फाइनली हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करते हैं। तो g जो है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg²। ये जो होता है ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू है। फिर मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अब दूसरा भी क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका क्या हो जाएगा? पूरे का होल स्क्वायर। ओके,
फिर अपॉन में क्या है, अपॉन में आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर को जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम मेज़रमेंट करते वक्त फिजिक्स में ध्यान रखते हैं कि जो कैलकुलेशन होती है वो सारी की सारी एक ही यूनिट में होती है। हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में लिया है, पर बाकी हमारी सारे के सारे पैरामीटर SI यूनिट में दिए हुए, तो हमें यहाँ पर सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर, तो जो आर होता है 1 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते तो वो होता है 10 की पावर -2 मीटर। तो यहाँ पे फॉर्मूले में है आर स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो कैलकुलेशन होगी कुछ इस तरीके से होगी, 6.67 इंटू स्टेप होगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1। हमने क्या करा है, इसे सॉल्व करने के लिए 10 की पावर को एक तरफ कर लिया और विदाउट 10 वाली को एक तरफ कर लिया। तो अब हमारे पास फाइनली 10 की पावर में क्या क्या चीज़ें बच रही है, 10 की पावर -11 बच रहा है। यहाँ पर 10 की पावर -31 का अगर हम होल स्क्वायर करते तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर -62, और फिर ये जो 10 की पावर -4 है ये ऊपर जा कर के ये हो जाएगी 10 की पावर 4। अब हम बात करते हैं यूनिट की। यूनिट में सबसे फर्स्ट हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। ओके, फिर इसके बाद में हमारा मास का स्क्वायर करा हमने तो वो आ गया केजी स्क्वायर, और यहाँ पर मीटर का स्क्वायर था तो ये वाला मीटर का स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब ये केजी स्क्वायर से केजी स्क्वायर कैंसिल हो गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। जब हम इस पूरी वैल्यू का मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करते तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है 552। ओके, इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फाइनली आंसर आता है 552, और इसका मल्टीप्लाई करके हम करते हैं तो हमारे पास आता है 10 की पावर -11 और -62, कितने हो गए, 10 की पावर -73, और 10 की पावर -73 में से 4 चलेगा तो बचता है हमारे पास 10 की पावर -69 न्यूटन। ओके, और फाइनली मैं इसको इस तरीके से कुछ करके लिख सकती हूँ इजी वे में, 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -67 न्यूटन। मतलब अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं और दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फार्मूला उनके बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होना चाहिए, 5.5 इंटू 10 की पावर -67 न्यूटन। ये जो फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फार्मूले के अकॉर्डिंग आया है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग आया है 5.5 इंटू 10 की पावर -67 न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होगा। ओके, पर जब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया, ये तो हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने थ्योरेटिकली फॉर्मूले से निकाली, ग्रेविटेशनल फॉर्मूले से हमने ये माना कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है तो उनके आपस में जो फोर्स लग रहा है वो है 5.5 इंटू 10 की पावर -67 न्यूटन का जो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पर कोई भी चीज़ अगर हम साइंस में या रिसर्च में देखेंगे तो विदाउट एक्सपेरिमेंट कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है ना, विदाउट एक्सपेरिमेंट हम किसी भी चीज़ को नहीं बोल सकते। तो हमने इसके लिए क्या करा, हमने एक्सपेरिमेंटली भी कैलकुलेट किया। एक्सपेरिमेंटली कैसे करेंगे, हम कुछ मेजरमेंट परफॉर्म करेंगे और उस मेजरमेंट को परफॉर्म करने के बाद जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो जो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे थे उनके बीच जो लगने वाला फोर्स था उस फोर्स की वैल्यू थी 2.3 इंटू 10 की पावर -24 न्यूटन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकाली वो है 2.3 इंटू 10 की पावर -24 न्यूटन, और जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग निकाली वो है 5.5 इंटू 10 की पावर -67 न्यूटन। और एक और बात यहाँ पर देखने की ये है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, पर रियलिटी जब हमने एक्सपेरिमेंट में देखा तो वो जो फोर्स था वो फोर्स जो हो रहा था वहाँ पर कौन सा फोर्स वर्क कर रहा था, रिपल्शन का फोर्स वर्क कर रहा था। फाइनली हमें यहाँ पर फोर्स की अगर हम वैल्यू भी देखें तो एक आ रहा है 10 की पावर -24 न्यूटन और एक आ रहा है 10 की पावर -67 न्यूटन। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फोर्स है, ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है ये किसके कारण हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक और फोर्स वर्क कर रहा है जो है इलेक्ट्रिक फोर्स।
कौन सा फोर्स है ये? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ही क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें ये वैल्यू मिल रही है। अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कि बहुत ही लार्ज है, किसके कंपैरिजन में? ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ क्लियर हुई कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास मास के अलावा भी कोई प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि अगर मास होता तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता और अट्रैक्शन होता, पर यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमें फाइनली क्या मिल रहा है? रिपल्शन मिल रहा है, और वो रिपल्शन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है। ग्रेविटेशनल का कितना मिल रहा है? 10⁻⁻�67, और -67 के कंपेरिजन में 10⁻⁻24 बहुत ही ज़्यादा लार्ज है। तो ये जो वैल्यू हमें रिपल्शन की मिल रही है वो किसके कारण मिल रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स की। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू मिलने से हमें ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि इलेक्ट्रॉन के पास मास के अलावा और भी कोई दूसरी प्रॉपर्टी है, और वो जो प्रॉपर्टी होती है उसे ही हम कहते हैं चार्ज। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं चार्ज। जनरली अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ मास है तो उनके मास के कारण उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, पर अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है तो उसके बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा, तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी उसकी वैल्यू आई थी 5.5 × 10⁻⁻67 न्यूटन, और ये फोर्स जो था वो अट्रैक्शन का फोर्स था। जबकि एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया तो इस फोर्स की वैल्यू 2.3 × 10⁻⁻24 न्यूटन आई, और यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं रिपल्शन हो रहा था। 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करते ना कि अट्रैक्ट करते। तो यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हुई कि ग्रेविटेशन के अलावा कोई एक्स्ट्रा फोर्स है, और वो एक्स्ट्रा फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स इसलिए कंसेप्ट में आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। जिस भी मटेरियल के पास मास होता है तो मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, और चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है। ये सेम एक्सपेरिमेंट प्रोटॉन के ऊपर भी अप्लाई किया गया और न्यूट्रॉन के ऊपर भी अप्लाई किया। जब 2 प्रोटॉन को 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख करके उसके बीच लगने वाले फोर्स की एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई, तो उस टाइम जो फोर्स मिला वो मिला 2.3 × 10⁻⁻24 न्यूटन, और 2 प्रोटॉन ने भी आपस में एक दूसरे को रिपल किया। सेम यही प्रोसेस हमने न्यूट्रॉन पर भी अप्लाई करके देखी। तो न्यूट्रॉन पर लगने वाला जो फोर्स मिला उसकी वैल्यू मिली 1.9 × 10⁻⁻60 न्यूटन। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल फोर्स की वैल्यू मिली है, जब हमने 2 न्यूट्रॉन को 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही था। एक्सपेरिमेंटली भी हमें अट्रैक्शन की वैल्यू मिली। तो यहाँ से हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो इसका मैग्नीट्यूड है और जो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो नियरली सेम है, और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही वर्क कर रहा है। मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन के पास सिर्फ और सिर्फ मास होता है, जिसके कारण इस पर जो एक्सपेरिमेंटल फोर्स होता है वो नियरली ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है। और प्रोटॉन में हमने देखा कि प्रोटॉन रिपल कर रहा था और प्रोटॉन का जो था वो एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा था, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ही इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही थी। मतलब प्रोटॉन के पास चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता। फाइनली हम इस पूरे कंक्लूजन से ये समझे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं उनके पास कुछ चार्ज होता है, पर न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता।